ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਰਤੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਆਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरबाणी में गुरु महाराज हमें बताते हैं कि बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। कि हम सबको, हम जब ये साखी सुनेंगे, जो विचार करेंगे, जो डिस्कशंस करेंगे, तो हमें आगे चल के इससे करना क्या है कि इन सब चीज़ों को हम जो लेके जा रहे हैं, जो ज्वेल्स हम गुरु नानक देव जी की जिंदगी से लेते हुए जा रहे हैं, तो वो हमें अपनी जिंदगी में लाने हैं और विचार करनी है हर रोज अपने दिल के साथ दैट हमने क्या सीखा। और जब आप वो चीज इंटरनली आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, एंड देन योर जर्नी विल स्टार्ट टुवर्ड्स एटर्नल ब्लिस। सो शॉर्ट में इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेशन, आप अपने जो सिर है वो कवर्ड रखिए, क्योंकि गुरबाणी डिस्प्ले होगी तो उनके आदर सत्कार के लिए। Secondly, if you put your mobile in the landscape mode, it will be a good experience for the presentation. And after the session, Q&A session लिया जाएगा, जहाँ पर आपके जो problems है, जो आपके questions है, वो solve किए जाएंगे। जो हमारा session होगा, that will be around this पंक्ति, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। कि जो ह्यूमैनिटी थी वो एक तरीके से इट वॉज सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स सो मच, इतनी करप्शन फैल चुकी थी कि लिसनिंग टू द क्राइज ऑफ द ह्यूमैनिटी, गुरु नानक देव जी को धरती पे आना पड़ा। व्हेन डू वी गो इनटू डिप्रेशन? जब हम नॉर्मली देखते सुसाइड्स होते हैं, वो सिचुएशन क्या होती है? जब चारों तरफ से कोई इंसान घिर जाता है प्रॉब्लम्स के साथ, जब उसको कोई रे ऑफ होप नहीं मिलती, तब वो डिप्रेशन में जाता है। तो एक तरीके से उस समय पूरी ह्यूमैनिटी के तौर पे, पूरे वर्ल्ड लेवल के तौर पे ये एक पुकार थी, जिस पे तरस खाते हुए फिर गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ। जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, वैसे तो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम देखने जाएं बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव हो जाता है उसका, लेकिन हम मेनली जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो हम बात करेंगे, उस समय व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एंड क्या सिचुएशंस थी उस टाइम पे, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफली। सबसे पहले हम बात करते हैं द एग्जिस्टिंग कल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं, एंड आज की डेट में भी होता है। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में हम विचारेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज द सर्कमस्टेंसेस बिफोर गुरु नानक देव जी। वुमेन इनइक्वालिटी, सिचुएशन ऑफ द रूलिंग क्लास एंड द बिजनेसमैन, जो राज करते थे, जो राजे थे, जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, जो शस्त्र रखते थे, एंड जो बिजनेसमैन थे, वो क्या करते थे उस टाइम पे। फोर्थ पॉइंट, सुपरस्टिशंस। अभी जैसे आज भी हम देखते हैं दैट so many so-called religious leaders are there in the society, जो बाबा, फेक बाबा बन के आते हैं। So how do they distract? उन्होंने कैसे भटकाया लोगों को? We will look into that. Holy people retreat to asceticism. कैसे जो जिसको स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा ज्ञान था, जो असली में भगवान से जुड़े हुए थे,
उनका सिचुएशन क्या था। एंड द लास्ट पॉइंट, रिलीजियस इंटॉलरेंस जो थी डिफरेंट रिलीजन्स में उस टाइम पे, आज भी देखने को मिलती है ये चीज। एंड लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे, इन्वेजन ऑफ मुगल्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो बेसिकली ये ओवरऑल पिक्चर के तौर पे आपको एक समराइज्ड व्यू मिलेगा, एंड दिस विल बी द बेसिस, आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि सिचुएशन किस हद तक करप्ट थी एंड कैसे गुरु नानक देव जी का फिर प्रकाश हुआ। आगे चलते हुए वी गो टू द कास्ट सिस्टम। सो कास्ट सिस्टम जो हमें नॉर्मली पता है कि जो सोसाइटी थी उस वक्त, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट। सो जो अपर कास्ट थी, दे हैड ऑल द रिलीजियस एंड वर्ल्डली प्रिविलेजेस। हम आगे जाके देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड्स व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द लोअर कास्ट। अभी इसमें संगत जी, व्हाट इज द मेन थिंग टू सी इज, क्या हम भी ऐसा वितकरा कर रहे हैं? सो दैट विल बी द मेन पॉइंट हियर कि हमारी भी अगर ऐसी मेंटेलिटी है, सो वी नीड टू बी केयरफुल इन दैट। तो जो नीची जाति के लोग थे, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, रिलीजियस राइट्स, सोसाइटल राइट्स, एंड उनको अछूत माना जाता था। दैट मीन्स कि अगर आप उनको हाथ भी लगा दो, सो इट वॉज अ सिन फॉर द अपर कास्ट। यूज्ड टू बीट द लोअर कास्ट टू डेथ फॉर इट। एंड जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था, दैट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ऐसा नहीं था कि जो हकदार है उसको ही वो चीज करने को मिले। जो अपर कास्ट में बॉर्न हुआ वो अपर कास्ट में ही रहेगा, जो लोअर कास्ट में जो बॉर्न हुआ वो लोअर कास्ट में ही रहेगा, जो फार्मर है वो फार्मर ही बनेगा आगे उनके जो जनरेशंस होंगी। देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। वो पूरा तुम्हारी कास्ट पे और क्लास पे डिपेंड करता था। आगे चलते हुए, फ्लाइट ऑफ द लोअर कास्ट। सो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप खुद इस सिचुएशन में जाके देखिए कि अगर आपको ये फेस करना होता, देन व्हाट वाज द थिंग्स। जो लोअर कास्ट की जो हालात थे वो बहुत ही बदतर थे। आज की डेट पे भी हम जब देखते हैं, वी सी मैनी केसेस। जो लोअर कास्ट थे, दे वर नॉट अलाउड टू रीड द रिलीजियस टेक्स्ट। अगर कोई लोअर कास्ट रिलीजियस टेक्स्ट को सुने भी, अगर गलती से ऐसे गुजर रहा है चलते चलते, अगर वो सुन भी ले रिलीजियस टेक्स्ट को, तो उसके जो कान में जो मोल्टन लीड है वो मेल्ट करके डाल दी जाती थी ताकि वो बहरा हो जाए, क्योंकि उसने पाप कमा लिया ऑफ हियरिंग रिलीजियस टेक्स्ट। सो जो स्पिरिचुअलिटी का जो एक्सेस है, जो भगवान को मिलने का जो एक्सेस है, वो केवल अपर कास्ट को ही था। नाइदर द लोअर कास्ट नॉर द वुमेन। नो राइट टू एजुकेशन, उनको पढ़ाई करने का हक नहीं था। नो एंट्री एट रिलीजियस प्लेसेस। आज भी आप देखोगे कि कई आपको रिलीजियस प्लेसेस में लोअर कास्ट आर नॉट अलाउड, दे आर बीटन टिल टुडे। एंड नॉर्मली जो लोअर कास्ट थे, दे डिड नॉट हैव अपॉर्चुनिटीज। उनके जैसे अभी जमींदारी की बात करें, दे डिड नॉट हैव द राइट टू ओन लैंड। वो कोई जमीन खरीद नहीं सकते थे, मालिक नहीं बन सकते थे। उनकी जो भी प्रोफाइल होती थी, इट वाज लाइक कि जो लोअर कास्ट है, उन्होंने जन्म ही, उनको बताया जाता था कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ है टू सर्व द अपर कास्ट। ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, उनको अछूत की तरह माना जाता था। एंड इवन अगर जो शैडो है उस इंसान की ऑफ लोअर कास्ट, अगर वो किसी अपर कास्ट पे पड़ जाए, या अगर कोई अपर कास्ट वाला खाना खा रहा है, उसके ऊपर जो परछाई भी पड़ जाए ना, तो ही वॉज बीटन टू डेथ, क्योंकि वो बहुत बड़ा पाप कमा लिया। इवन यहाँ तक हालात थे कि एक लोअर कास्ट को कहा जाता था कि तुम अपने पीछे स्वीपर बांध के चलो, झाड़ू बांध के चलो, क्योंकि जो भी पैर तुमने जहां भी रखा है वो तुमने उस धरती को अपवित्र कर दिया है, तो तुम साथ में ही झाड़ू मारते चलो। सो इट वॉज दैट मच डीप जो डिस्क्रिमिनेशन था। नो राइट टू लिव इन द सोसाइटी ऑफ अपर कास्ट, आज तक ये चीज होती है। ट्रीटेड एज स्लेव्स। वुमेन, खासकर वुमेन की इनइक्वालिटी तो थी ही, लेकिन इफ यू आर अ वुमेन एंड ऑफ ए लोअर कास्ट, तो उनके साथ जो वितकरा था वो बहुत डीप किया जाता था। यहाँ तक नौबत आ चुकी थी कि जो लोअर कास्ट के दिमाग में ये एक ऐसा संगल बांध दिया था स्लेवरी का कि इवन जो मैरिज लोअर कास्ट की होती थी, जो
छोटी जात पात में बीच में जो भी लोअर कास्ट में मैरिज भी होती थी, इट वॉज टोल्ड दैट जो वो वुमेन पे जो ब्राइड है उसका पहला हक हस्बैंड का नहीं है, उसका पहला हक अपर कास्ट पे है। ओके, सो दिस वॉज वेयर आवर सोसाइटी स्टूड। नो राइट टू हैव प्रॉपर्टी, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया जमींदारी सिस्टम था, एंड जमींदारी सिस्टम में उनको लैंड खरीदने का हक नहीं था। एंड जो जब तक मुक्ति की बात है कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिसके लिए हम आए इस धरती पे, उनको बोला जाता था कि उनकी मृत्यु होगी, उनको वापस अपर कास्ट में बॉर्न होना पड़ेगा, एंड देन फिर कोई चांस है कि उनको लिबरेशन मिले, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द प्ले। तो ये मैंने बहुत ब्रीफ में पॉइंट्स किए, लेकिन अगर आप इनकी डीप में जाओगे वो उतना ही चीजें आपके सामने आएंगी। These are some of the recent articles आपने कहीं देखे भी होंगे, that a Dalit groom was beaten just for riding a horse in Bikaner, just for owning the horse. They are not allowed to touch water tanks, servicing. There is a movie known as Article 15, जहाँ पे there were 3 Dalit girls who were just raped because उन्होंने अपनी wages, जो daily wages होती है, उसमें 3 रुपए बढ़ाने के लिए उन्होंने मांग की थी। So it is a documentary in itself. So women and a lower caste, it was a very big thing. ये जो यहाँ पर दिखाने का मेन मकसद ये नहीं है केवल आज के टाइम में भी अगर होता है तो इट डिपेंड्स ऑन अस, क्योंकि हम जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी में भी चेंज नहीं आने वाला। सबसे बड़ा एग्जांपल ले लें, जब भी मैरिज होता है ओके किसी का, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले यही देखा जाता है, इवन हम देखते हैं कि जात कौन सी है, व्हाट इज द जात, कास्ट क्या है उसकी, फिर उसके हिसाब से आगे जो होता है, उसके आगे फिर बातें कास्ट देखने के बाद पता लगती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आज भी हम जो नॉर्मल शहरी जीवन में तो ये काफी कम है, बट है, लेकिन विलेजेस साइड में अभी भी यही सिचुएशन है। तो दीज आर जस्ट सम पॉइंट्स कि हमारा थोड़ा सा हमें टू एनलाइटन आवरसेल्व्स टू नो मोर कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी, बिकॉज जैसे मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में बताया कि इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल, इसलिए ये पुकार लगाई गई थी भगवान से दैट वी नीड द राइट वे, वी विल मूव टू वुमेन इनइक्वालिटी। वुमेन का जो दर्जा है वो आज तक कहीं ना कहीं वुमेन फेस डिफिकल्टीज, भले वो इक्वल पेइंग राइट्स हो, भले वो कोई भी चीज हो, इवन टुडे दे आर सब्जेक्ट ऑपरेशन। हम उस समय की बात करें तो उस समय इट वॉज वर्स। सबसे पहले तो उनको जब हम रिलीजियस टेक्स्ट को देखते हैं, डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ दोज टाइम्स, उनको की नर्क की पौड़ी के नाम से बताया गया कि जो वुमेन होती है ना वो नर्क की पौड़ी है। पौड़ी मीन्स जैसे हम स्टेयर्स चलते हैं उसको पौड़ी बोलते हैं। ओके, सो अ वुमेन इज अ स्ट्रेट गेटवे टू हेल, दिस वाज रिटन इन द रिलीजियस टेक्स्ट। तो अब आप टेक्स्ट में ही अगर लिखा है तो आगे जो सोसाइटी में तो क्या ही होगा। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया लोअर कास्ट के बारे में, तो सेम वाज विद वुमेन एज वेल, कि एक स्त्री को, एक वुमेन को एक मेन के रूप में आना पड़ेगा इन रीबर्थ, एंड फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा इन अपर कास्ट, एंड फिर लिबरेशन मिलेगा। दिस वाज द सिचुएशन, एंड किसी ने भी आवाज नहीं उठाई इस सिस्टम के खिलाफ। नो एंट्री एट रिलीजियस प्लेसेस, ये आज तक है। ओके, ट्रीटेड एंड डिस्क्राइब्ड एज शूज ऑफ मैन, ऐसा बोला जाता था कि जो वुमेन है, जो स्त्री है, वो जो मेल्स है, जो मर्द की जुती समान है। नो राइट टू एजुकेशन, ये काफी हद तक रहा है। फिर सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में आप जानते ही हो, जब कोई हस्बैंड, जब किसी का पति गुजर जाते थे तो जो स्त्री है, जो वुमेन है, उसको भी अगन भेंट कर दिया जाता था, क्योंकि उसको एक बोझ की तरीके से देखा जाता था कि आगे चल के बाकी जो मर्द है विलेज के, उनको अट्रैक्ट करेगी। सो शी वाज लुक्ड एज अ प्रॉब्लम, उसको एज अ प्रॉब्लम की तरह माना जाता था। यूज्ड एज अ ट्रेड ऑब्जेक्ट, ऑफन सोल्ड इन मार्केट्स। हम जब आगे चल के देखेंगे मुगल इन्वेजन का, एंड आज तक ये चीज आती है,
हम काफी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है, केवल इंडिया की ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये केवल इंडिया के नहीं है, खाली टर्म्स रिप्लेस हो जाती है। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें इंडिया में, तो बाहर के देशों में रेस की प्रॉब्लम है। ओके, सो वो वितकरा जो है वो रहता ही है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं। सो जो स्त्री है उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह माना जाता था, दैट शी इज लाइक अ ऑब्जेक्ट। कभी भी कोई जंग होती थी, जैसे आगे के पॉइंट्स में आएगा, छोटा सा झगड़ा ले ले जो हमारे नेबर्स के साथ होती है, जो हमारे पड़ोसियों के साथ होती है, वहां से लेके बड़े बड़े जंगों तक जो स्त्री है उनको एज अ ऑब्जेक्ट माना जाता है। क्योंकि जब भी बात आती जंग की, ऐसा किया जाता था, सबसे पहले लड़कियों को उठा लिया जाता था घरों से एंड फिर उनको बाजारों में बेच दिया जाता था। इवन हम सोशल मीडिया में देखते हैं, कभी भी कोई आवाज उठाने की भी कोशिश करती है, थोड़ा अपना जो पॉइंट्स रखने की कोशिश करती है, उनको सबसे पहले धमकी मिलती है, जो रेप की धमकी मिलती है सबसे पहले। तो ये है कहाँ से? ये जो ट्रेस बैक आप देखोगे ना हमारी सोसाइटी का, वो पिछले जमाने से ही आता है, क्योंकि हम हिस्ट्री से सीख रहे हैं। एंड वही चीज हम इस कोर्स से लाना चाहते हैं कि हम वो सच्चाई का जो इतिहास गुरु महाराज ने किया था वो भी आगे कैसे बढ़े। सो बड़ी बड़ी जंगों से लेके छोटे छोटे झगड़ों तक, उन मसलों में भी वुमेन वॉज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस, जो घर पे जो मारपीट होती है, वो पहले से ही होती आई है। एंड जो भी वीडो थी जिनके पति गुजर जाते थे, कोई जगह नहीं थी उनके लिए सोसाइटी में, उनको बोझ की तरीके से देखा जाता था। हमने नॉर्मली एक वर्ड सुना है संगत जी, हम मूवीज में भी सुनते हैं एंड हम बहुत ना प्यार से मजाक मजाक में भी बहुत बोलते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारी शब्दावली कैसी है। हम बोलते हैं नॉर्मली, आपने पंजाबी मूवीज में देखा होगा दैट हम बोलते हैं खसमानू खाना, है ना, खसमानू खाना। सो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है खसम मीन्स हस्बैंड एंड खा जाना मीन्स खा गई। तो अगर कोई पति मर जाता था ना, तो उसका भी जो ब्लेम था वो एक स्त्री को उठाना पड़ता था कि यही खा गई अपने पति। तो आप जब मजाक में भी बोल रहे हो ना खसमानू खाना, वो तो बहुत अभी बॉलीवुड और ये सब में बहुत कॉमनली यूज कर दिया गया है, लेकिन उसका इतना डीप मीनिंग है हमारी शब्दावली के भी। तो इसलिए हम थोड़ा सा परहेज करें और सोच समझ के बोलें। तो खसमानू खाना इज लाइक कि तू खा गई अपने पति को, ये दर्जा दिया जाता था स्त्री को। अभी इसके भी अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम और वाइडर स्पेक्ट्रम में जाएं, वर्ल्ड लेवल में देखें, तो वुमेन की और भी प्रॉब्लम्स आती आई हैं। इसमें जो न्यूज आर्टिकल्स जो हमने थोड़े इकट्ठे किया है, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने कुछ आपके सामने रखे हैं कि हर 15 मिनट में एक वुमेन के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। फिर जेफरी एप्स्टीन एस्टेट जो था, मतलब हम बाहर के देशों से भी एग्जांपल लिया, तो जेफरी जो थे, ही वाज वन ऑफ द, वो एक अमेरिकन फाइनेंसर थे। उनके बड़े बड़े लोगों से, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ मुलाकात होती थी, उठना बैठना होता था, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना होता था। अंदर जाके पता चला कि उनका जो बिजनेस है वो वुमेन ट्रैफिकिंग का था, जो सेक्स ट्रैफिकिंग होती है उसका था। सो यही मैंने जैसे आपको बताया कि जो स्त्री थी उसको एक चीज, एक ऑब्जेक्ट की तरह रखा जाता था, जिसको मार्केट में सेल कर दिया जाए, मतलब इतना लोअर दर्जा था। इवन आज हम इस चीज को देखते हैं। फिर आगे चल के पाकिस्तान की जो खबर है, आई थिंक ये सबसे रिसेंट खबर जो है, कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने वुमेन को ही ब्लेम कर दिया, स्त्री को ही ब्लेम कर दिया फॉर गैंग रेप। सो ये सब चीजें हैं, ये जो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये कि ये हमारे सोसाइटी की सच्चाई है। सो हम अगर इस पार्ट में हैं, अगर हम इसमें से कुछ भी कर रहे हैं, तो हम अपने आप से परहेज रखें, क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी शब्दावली है ना, वो भी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं, सबसे पहले चीज हम देखते हैं जो उत्तरी भारत में सबसे, दिस इज वेरी कॉमन, कि जो लड़कियां हैं उनको नाचने के लिए बुलाया जाता है मैरिजेस में। इट इज वेरी कॉमन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके,
ओके। फिर जब हम अपनी पार्टीज करते हैं, जो सॉन्ग सुनते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, मोस्टली मेजोरिटी ऑफ देम अगर आप देखोगे जो आइटम सॉन्ग्स है जो हर शादी में बज रहे होते हैं, आप बस लिरिक्स सुनिए उसका, यू विल गेट टू नो कि हम भी वही गानों को सुन के नाच रहे होते हैं। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टैंड्स। सो हम जहाँ पर हम गलतियां कर रहे हैं, हम थोड़ा अपने आप पे परहेज रखें, हम अपने आप को इस चीज से अलग कर सकें इस चीज को। इसलिए जो काफी गुरसिख होते हैं वो बाहर का जो म्यूजिक है वो नहीं सुनते, क्योंकि वो फॉल्सहुड अंदर जा रहा होता है। अभी आगे चलते हुए जब बात करते हैं जो कि राजे महाराजे सोल्जर्स, अभी तलवारें उस समय भी थी, आज भी हैं। तो वो जो तलवार थी वो किसके लिए यूज होती थी? अभी तलवार का अगर हम शब्द भी देखें, जो स्वॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसका हम शब्द भी देखें तो तलवार, तल मतलब किसी को झुकाना, वार मतलब वार कर देना। तो इट इज लाइक अ साइन ऑफ ऑपरेशन, ये ऑपरेशन का सिंबल है। सो जो रूलिंग क्लास थे, जो महाराजे थे उस समय के, वो अपने जो हाई क्लास सोसाइटी थे, जो हाई क्लास सोसाइटी में उनको जो प्रिविलेजेस मिलते थे, जो भी सुविधाएं मिलती थी, वो उन्हीं में मस्त रहते थे। वो अपने ही हाई क्लास सोसाइटी से मिलते थे। उनको गरीब प्रजा किसी का भी कोई चिंता नहीं थी उनकी, और हर एक प्रॉपर्टी जो थी प्रजा की, उन पे उनका हक था कि वो खो सकते किसी से भी उनकी प्रॉपर्टी ली जा सकती है। इट वॉज सो इजी फॉर देम। फिर जो गरीब है वो क्या करे? अभी गरीब, जैसे हम आज भी देखते हैं, किसान की जो हम सिचुएशन देखते हैं, वो लोन लेने जाते थे बिजनेस क्लास के पास। जब वो लोन लेने जाते थे तो वहां पे उनको एक ऐसे षड्यंत्र में फंसा दिया जाता था ताकि जो उनकी आगे आने वाली जो पुश्तें हैं वो ब्याज दे देकर ही मर जाती थी। तो ये जो बिजनेस क्लास है वो और जो रूलिंग क्लास है वो इसको एज स्लेवरी जो है उसकी तरीके से आगे लेके जाते थे, क्योंकि आगे जो जितनी भी पुश्तें आनी हैं वो तो अब गरीब है, गरीब पैसा कहाँ से लाएगा, और गरीब को कोई पूछने वाला नहीं था। सो अभी उनको लिटरली जो अपना जो पूरा परिवार है उनको नौकर बना दिया जाता था। सो एक तरीके से आज भी हम देखते हैं, अगर आप गूगल करें तो जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, वहां भी देखेंगे कि 1% पॉपुलेशन जो रिच क्लास है, इवन इंडिया में ऐसा है, और वो जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। 1% जो है रिच क्लास और पता नहीं कितने % इज पुअर क्लास। जो अमीर है वो और अमीर होता है और वो जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, और उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि अभी धर्म का क्या हाल था। धर्म यहाँ पर डज नॉट मीन रिलीजन, यहाँ पर मैं धर्म का मतलब बताता हूँ राइटियसनेस, जो सच्चाई का राह है वो कहाँ स्टैंड करता था। जब अगर कोई आज जैसे आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ लेके जाएं, उस समय क्या होता था? उस समय कौन था, क्या था सामने लोगों के? सबसे पहले तो जो भी अत्याचार हो रहा था, आगे जाके हम देखेंगे जब मुगलों ने अटैक किया और जो मैंने ऑपरेशन, जो जुल्म किए, मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया, उसके खिलाफ बोलने वाला कोई भी खड़ा नहीं हुआ। बाहर से उन्होंने भेष धारण किया था एक साधु का, और अंदर से उनकी पूरा कूड़ भरा हुआ था। अभी वो कैसे लोगों की इंटेंशंस, जो भोले भाले लोग होते हैं, उनको कैसे भटकाते थे। आज भी ये चीज है, आप देखोगे कि उनको धर्म के नाम पे कुछ ऐसी प्रथाएं चला देते थे कि अगर आपने, डराते थे लोगों को रिलीजन के नाम पे कि अगर आपने ये चीज नहीं की ना तो आपके साथ ये हो जाएगा। और नॉर्मली जब आप देखोगे कि जब कोई दुखी होता है ना, दुखी आदमी होता है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सो ऐसे लोगों को, भोले भाले लोगों को, उनको फंसा लिया जाता था। उनको बताया जाता था कि आप फलाने बाबा के पास जाओ और वो आपको कोई मंत्र देगा, फिर आप उससे पार लगोगे। आप ये धागा बांधो, इससे आपको कुछ नहीं होगा। आप ऐसे ये अंगूठी पहन लो, इससे आपको कुछ नहीं होगा। सो इसको एज अ ट्रेड बना दिया जाता था और उनसे फिर पैसे मांग लिए जाते थे कि इस नाम पे कि धर्म की चीजें हैं।
इस सब चीजों में ही जो एक आम इंसान है, जो कि कर्ज में डूबा हुआ है, जो कि दुख में है, वो इसी में ही डूबा रह जाता था। भगवान के राह पे ले जाने वाले जो रिलीजियस लीडर्स थे, जिनसे उम्मीदें थी कि वो लोगों को भगवान की तरफ लेके जाएंगे, वो उल्टी तरफ अपने ही प्रजा का, अपने ही लोगों का खून चूसते थे और ऐसे रिचुअल्स बनाते थे। अगर कोई भी बर्थ सेरेमनी हो तो उनको इतनी भेंटा देनी है, अगर डेथ सेरेमनी हो तो उनको इतनी भेंटा देनी है, वो इसी में उलझा के रखते थे। ये पूरे जो भी मैंने अभी तक आपको जो सिचुएशन बताई है, वहां पे कहीं भी भगवान की बात नहीं थी, कहीं भी वो सच्चाई की बात नहीं थी। जो गरीब थे, जो इनोसेंट थे, उन पे इतना अत्याचार होता था, वो अपनी पीड़ा से ही दुखी थे, उनको पीड़ा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। आप खुद सोचिए, अगर हम सबको आज की डेट में भी इन सब के थ्रू जाना पड़े तो हमारी क्या हालत होगी। आज ये सब ना होते हुए भी हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये एक सोचने का विषय है। ये तो मैंने उनकी बात की जो कि जिन्होंने भेष धारण किए थे। अभी उनका क्या, जो असली में नाम जपते थे, उनका क्या। अभी जो नॉर्मली जो एक पुरख था, जो भगवान के साथ मिलना चाहता था, वो नॉर्मली अपना घर बार छोड़ के, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी एक पुत्र के नाम पे या एक हस्बैंड के नाम पे, वो सब छोड़ छाड़ के बाहर चला जाता था। और जो ग्रस्त जीवन है, जो ग्रस्त जीवन मतलब हम सब जैसे फैमिली लाइफ जी रहे हैं, तो उनको सबको वो एक बता दिया जाता था कि ये गलत जगह है, ये गलत राह है चलने के लिए। जिनसे उम्मीदें थी कि जब कोई सच्चाई के राह पे चलता है ना, वो अपने सामने कभी भी कूड़ देख नहीं सकता। अगर कोई अत्याचार हो रहा है, वो जरूर आवाज उठाएगा, जो सच्चा इंसान है। सो होता क्या था कि उन्होंने जो दुनिया है वहां से अपने आप को इतना अलग कर लिया कि नीचे जो भी अत्याचार हो रहे थे लोगों पे, उनको कोई भी उन पे असर ना पड़ा। वो अपनी ही भक्ति में थे। जिनको रियली यहाँ पर धरती के लोगों को, क्योंकि वो नॉर्मली माउंटेन्स में जाते थे, इसलिए मैं धरती के लोग बता रहा हूँ, जो हमारे जैसे लोग थे, जहाँ पर उनको गाइड करना था, जहाँ पे उनको राह दिखाना था ऐसे लोगों को, वहीं दूसरी तरफ वो अकेले पड़ चुके थे। क्योंकि अज्ञानता जो थी वो अपने शिखर पे थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि नाम कैसे जपना है। वो रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस में ही फंस के रह चुके थे। और जो भी अभी राज आया, हम आगे जाके देखेंगे कि जब आगे मुगलों ने अटैक किया था, उस समय भी किसी ने भी कोई आवाज नहीं उठाई। आगे चल के हम देखेंगे रिलीजन्स का आपस में कैसा रिश्ता था। सो रिलीजन, जो धर्म थे आपस में, यहाँ पर मैं धर्म रिलीजन के लिए यूज कर रहा हूँ, जो रिलीजन थे वो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते थे। आज भी हम देखते हैं, आज वो अभी बढ़ रहा है वो चीज, लेकिन उस समय भी यही हालात थे। कोई भी सरबत के भले की बात नहीं करता था कि सबका भला हो, ये नहीं बोलता था। सबका ऐसा था कि मेरी कौम बेस्ट है और मैं इसी में भला करूं। अगर कोई बाहर से कोई आता था तो दे वर नॉट वेलकम्ड। एंड इसी से जेलसी खा के, जो क्रोधित होके, ईर्खा करके, उन्होंने क्या किया, दूसरे धर्म के जो पुस्तकें थी, धर्म पुस्तकें थी, उनको अपनी लैंग्वेज में लिख के, अपने भाषा में लिख के, उनके जो सामने जो दूसरे धर्मों के जो लिटरेचर्स थे उनको खत्म कर दिया गया और उनकी लैंग्वेज को दबा दिया गया, उनकी जो भाषा है उनको दबा दिया गया, ताकि ये लोग अपने जो रूट्स है उससे जुड़ ना पाए। ये आज भी इस समय, आज की डेट तक भी होता है ये चीज। जैसे हम देखते हैं कि खासकर साउथ इंडियन स्टेट्स में कि जो भाषा का जो विषय है वो बहुत अहम मुद्दा बनता है, क्योंकि जब आप किसी को अपनी भाषा से अलग कर देते हो तो वो एक तरीके से कल्चरल सुसाइड की तरह हो जाता है। तो वो जो धर्म थे वो आपस में ही ऐसे ही भिड़ते थे। कोई भी सरबत के भले की बात नहीं करता था। सरबत का भला मीन्स गुड फॉर ऑल, गुड फॉर ऑल कहीं भी नहीं कोई करता था। आगे चलते हुए हम जब मुगल इन्वेजन की बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, उससे जाने से पहले बाबर, आप सबने नाम सुना है बाबर का। ही इन्वेडेड इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो आपको क्या लगता है कितने सिपाही बाबर लेके आया होगा टू रूल ओवर इंडिया? एनी गेसेस? 10? ओह, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बोल रहा हूँ, इट्स लाइक, सॉरी,
In I could not crores. hear you. 10 crores, okay. Anyone else? Millions, okay. हम सबको नॉर्मली लगता है क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, राइट? लेकिन जब हम इतिहास में देखते हैं ना, बाबर ने जो जब इन्वेड किया इंडिया को, ही जस्ट इन्वेडेड सो विथ 500 से 1000 लोगों के साथ ही उसने पूरे भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है सबको कब्जा कर लिया। अभी इसमें रीजन क्या थे? सबसे पहले चीज तो मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में भी हिंट की है कि कोई भी जो धर्म का जो पक्का इंसान था, कोई भी रूलिंग क्लास वाली जो राजे महाराजे थे, कोई भी धर्म के लिए खड़ा नहीं हुआ, राइटियसनेस के लिए खड़ा नहीं हुआ। सबको अपनी प्रजा तक ठीक थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने वाले घर पे क्या हो रहा है। आजकल हमारी भी यही हालत है कि जब तक हमारे घर पे आग ना लगे तब तक हम रिएक्ट नहीं करते। हम देखते हैं, अच्छा आज भी आप अपने शहर में रहते हो ना, आप अपने शहर का न्यूज़पेपर खोलिए और देखिए क्या हो रहा है आपके शहर में, और ये भी देखिए कि आप क्या कर रहे हो शहर में। ओके, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर सिटी? क्योंकि मैं अभी देश की बात नहीं कर रहा, देश अभी वर्ल्ड बहुत दूर की बात है, स्टार्ट तो घर से ही होता है। जो मुगल सरकार थी उन्होंने 500 से 1000 सिपाही से जो थे पूरे भारत में कब्जा कर लिया। अभी जो सिचुएशन थी उस समय वो बाबर वाणी में लिखी गई है। बाबर वाणी इज अ बाणी इन गुरु ग्रंथ साहिब जी। उसमें गुरु नानक देव जी का भी जिक्र आता है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। लेकिन उस वक्त हुआ क्या था सामने, जिसने भी वो चीज वो दृश्य अपनी आंखों से देखा, उन्होंने बताया पूरी चारों तरफ महामारी का माहौल था। जहां पर नालियां जाती थी वहां पर खून की नदियां बह रही थी, इतना अत्याचार हो रहा था लोगों पे। जहां पर मैंने जैसे बताया कि भले एक स्ट्रीट फाइट हो, भले एक छोटा सा घरेलू मामला हो या जंगे हो, जो सबसे पहली टारगेट होती है वो स्त्री होती है। तो जो स्त्री थी, जहां पे मंगलसूत्र होना चाहिए था, जहां पे नेकलेस वो सजावट के लिए बांधना चाहिए था, वहां पे उनको गले में पट्टे बांध के ले जाया गया बेचने के लिए। जो घर बार थे लोगों के, जो प्रॉपर्टीज थी वो लूट मचाई गई। जो धर्म परिवर्तन किया गया, जब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया, ऐसे दहशत भरा माहौल था कि वो बाबर वाणी में भी जिक्र आता है इसका कि पूरा शहर था वो पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि खून की नदियां बह रही थी। इतना कुछ, इतना अत्याचार होते हुए भी किसी ने भी एक भी आवाज नहीं उठाई कि ये जो चीज हो रही है वो गलत हो रही है। और किसी ने भी गुरु नानक देव जी से पहले की हम बात करें तो किसी ने भी बाबर को या मुगल सरकार को एज अ होल, या जो भी हम सिस्टम देख रहे हैं आजकल, जो कास्ट सिस्टम की हमने बात की, वुमेन इनइक्वालिटी की बात की, इतने सारे जो इश्यूज थे स्पिरिचुअलिटी के तौर पे भी हम देखते हैं कि भगवान को जो जुड़ना चाहते थे उनके पास भी कोई राह नहीं था। ये सब चीजों की वजह से वही जगह पे हम आ जाते हैं जहां से हमने सेशन स्टार्ट किया था। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। कि ये जो अत्याचार थे जो हमने ब्रीफली डिस्कस किए हैं संगत जी, एक एक टॉपिक का हम एक एक दिन निकाल सकते हैं, इतनी डिटेल्ड रिसर्च है, लेकिन हमने ब्रीफ करने की कोशिश की है। तो इतने सब अत्याचार, करप्शन, भले हम स्पिरिचुअलिटी के तौर पे देखें, भले हम पॉलिटिकल तौर पे देखें, भले हम अपने घरेलू तौर पे देखें, इतना कूड़ फैल चुका था कि जो इंसानियत थी उन्होंने हार के अपने कदमों पे बैठ के उस भगवान को अरदास की कि भेजो किसी को, आप आओ धरती पे एंड डू समथिंग। भुला चुका दिखे माँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।